नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। देखिए, आजकल की दिनचर्या में हम लोग जितने ही ज़्यादा व्यस्त हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ती चली जा रही हैं। खासतौर पर ये इनसिक्योरिटीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी बॉडी से जुड़ी होती है कि किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी की स्किन अच्छी नहीं है, किसी के बाल बहुत झड़ रहे हैं, किसी की उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई तरीके की इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर करती है। पर्सनली मैं इस चीज़ को फील करती हूँ कि आप एक सर्टेन वे में नहीं अगर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट आप फील करने लगते हैं। अब इसके दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जैसे आप हैं वैसे आप खुश हैं। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही हैं, तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। और आजकल के टेक्निफाइड वर्ल्ड में जिस तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, जितनी नई नई तकनीकें हमारे पास आ रही हैं, हर चीज़ का मतलब हर समस्या का एक समाधान ज़रूर है। अगर समस्या है तो उसका सल्यूशन भी है। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही खास समस्या के बारे में बात करने वाले, या फिर यूँ कहें कि सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी जो आजकल के लोगों की, हर दूसरा व्यक्ति इस इनसिक्योरिटी से, इस समस्या से जूझ रहा है, और वो है हेयर फॉल की समस्या। समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाने की समस्या, यानी कि उम्र से पहले हेयर लाइन तेज़ी से इंक्रीज होने की समस्या। इसके अलावा भी बालों से जुड़ी जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि न्यूज़ नेशन के माध्यम से इसी समस्या का समाधान आप सभी के बीच में हम लेकर पहुंचे, और ये खास कार्यक्रम हमने आपके लिए तैयार किया है। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो आज इसी समस्या पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ उनका करा देती हूँ। डॉक्टर प्रदीप सेठी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर एरिका बंसल भी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप दोनों ने एम्स से पढ़ाई की है और आप दोनों का अपना एक क्लिनिक है, एजोनिक्स हेयर साइंसेस, और इसी के ज़रिए ये कई लोगों की मदद भी कर चुके हैं हेयर फॉल की समस्या को लेकर, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। अनूप जलोटा का नाम शामिल है, मनोज मुंतसिर का नाम शामिल है, जुबिन नौटियाल हैं, एलविश यादव है, और ये फहरिस्त कम नहीं होती। बहुत स्वागत है मैम और सर आपका। सबसे पहले अरिका मैम, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। देखिए, ये समस्या चूंकि मैंने जिक्र कर दिया सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मैं जो बड़ी तकनीकें हैं उसके बारे में बात करूं। सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी, क्या जो हेयर शैम्पूज होते हैं, हेयर ऑयल्स होते हैं, उनसे भी ये समस्या का निजात मिल सकता है? देखिए, हेयर शैम्पू और हेयर ऑयल दो अलग अलग चीज़ें हैं जो बाहर से लगाई जाती हैं। तो शैम्पू का रोल है बालों को साफ़ करने के लिए, बालों की जड़ों को साफ़ करने के लिए, स्कैल्प स्किन को क्लीन करने के लिए। तो डेफिनेटली शैम्पू का यूसेज बहुत ज़रूरी है बालों में हाइजीन मेंटेन करने के लिए, और अगर हम वो मेंटेन नहीं करते हैं तो डैंड्रफ की बढ़ोतरी हो सकती है और बाल डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ सकते हैं, बट उसकी वजह से गंजापन नहीं आएगा। तो आजकल काफ़ी सारे शैम्पूज़ और तेल ऐसे बोल के बेचे जाते हैं कि आपके बालों को झड़ना रोक देंगे और आपके बाल वापस उगा देंगे। तो वो एक पूरी तरह से मैं बोलूँगी एक मिथ है। बालों में कोई तेल लगा के या किसी पर्टिकुलर शैम्पू से आप बालों को वापस नहीं उगा सकते हैं। वो आपके सिर्फ हाइजीन के लिए रोल है शैम्पू का। जहाँ तक बालों में तेल का सवाल है, तो तेल आपको एक फील गुड फैक्टर देता है। तेल लगाने से आपको लगता है कि हाँ, बालों में थोड़ा मॉइस्चर हो गया, बट वो बालों को झड़ने से नहीं रोकता। इनफैक्ट उससे बालों में सफाई करने की दिक्कत बढ़ सकती है। बाहर से डस्ट पॉल्यूशन ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, बालों में जमा होगा और डैंड्रफ की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए या तो तेल बहुत कम मात्रा में लगाएं, शैम्पू से जस्ट 1-2 घंटा पहले लगाएं, और एक फील गुड फैक्टर के लिए लगाएं। बिल्कुल, यानी कि क्लेंजिंग एजेंट जो होता है उसकी तरह शैम्पू और हेयर ऑयल काम करता है। ठीक है डॉक्टर प्रदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये बात अब लोगों को समझ में आने लगी है और शायद इसीलिए लोग अब आयुर्वेदा का कहीं ना कहीं रुख कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक शैम्पूज, आयुर्वेदिक तेल ये हेल्प करेंगे। एक्चुअली जैसे डॉक्टर आरिका ने बताया कि एक्चुअली जो शैम्पू है उसका पर्पस है कि क्लीनिंग, जैसे हम लोग साबुन से अपने शरीर को धोते हैं या इसमें सर्फ या कोई डिटर्जेंट से अपने कपड़े धोते हैं, वैसे बालों को धोने के लिए, क्लीन करने के लिए हमको शैम्पू की इस्तेमाल करना चाहिए। दैट्स उतना ही उसका काम है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और तेल जो है, जैसे डॉक्टर आरिका ने बताया कि एक फील गुड फैक्टर या कंडीशनिंग इफेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप ऑर्गेनिक नाम दे दें, हर्बल नाम दे दें, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, पर्पस यही है। जो साइंटिफिक जो उसका डिनोमिनेटर है, जो डॉक्टर आरिका ने समराइज़ करी, उतना ही है। उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में साइंस में हम लोग डिस्कशन ही नहीं करते, क्योंकि साइंस है ही नहीं। तो वी डोंट डिस्कस दैट एज ए पार्ट ऑफ साइंस, और उसको हम लोग एंडोर्स नहीं करते कभी भी।
बिल्कुल। और लेकिन डॉक्टर अरिका, एक मिथ ये भी है, मुझे आप रेक्टिफाई कीजिएगा, मैं मिथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, कि जैसे आप एक्सरसाइज कीजिए, आप जिम कीजिए, आप योगा कीजिए, आपकी स्किन अच्छी ग्लोइश हो जाएगी, आपके बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे। खासतौर पर बाल को लेकर लोग बहुत ज़्यादा योगा करते हैं। क्या उससे हेल्प आसानी से हो जा सकता है, या फिर इसके अलावा भी कहीं और ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी तरफ रुख लोगों को करना चाहिए? देखिए, जो लोग योगा करते हैं वो अपने खान पान और अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखते हैं, नींद पूरी करते हैं, तो उस वजह से उनके स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी कम रहते हैं। स्ट्रेस लेवल्स कम होने की वजह से जो हमारे ओवरऑल डिफ्यूज़ हेयर लॉस है वो कम रहेगा, वो स्ट्रेस का शिकार नहीं होंगे, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस कम होगा। इसके अलावा एज सच योगा से बाल वापस उगेंगे वैसा मैं बोलूँगी गलत है। एक शीर्षासन करके एक योग होता है जिसमें कहते हैं कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ सकती है बालों के रूट्स में, और उससे शायद हेयर फॉल की रोकथाम होती हो। मैं एज अ साइंस स्टूडेंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी नॉलेज अभी पूरी एक्सट्रीम नहीं है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि हाँ शीर्षासन से बाल उग सकते हैं या बालों को झड़ने से रोका जा सकता है। बट उसके अलावा जो बाकी सारे योगासन हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे बालों की झड़ने में मदद मिलेगी। ठीक है। और ये भी इसके साथ ही हमें समझना होगा कि अगर ये उपाय काम नहीं कर रहा है तो प्लान बी हम हमेशा अपने नॉर्मल लाइफ में भी लेकर चलते हैं। डॉक्टर प्रदीप, अगर तेल काम नहीं कर पाएगा या शैम्पू नहीं है या फिर अन्य चीज़ें जो कि शॉर्ट टर्म आपको रिजल्ट देती हैं, तो इसके अलावा भी क्या कोई तकनीक है? रंजना, एक्चुअली जो हेयर फॉल और बॉल्डनेस ये दोनों डिफरेंट है। हेयर फॉल क्या होता है कि जब हमारे हाथ में खूब सारे गुच्छे गुच्छे बाल आते हैं, जब हम कंघी करते हैं, शैम्पू करते हैं, तकिए पे बाल आते हैं, फर्श पे काफ़ी सारे बाल आते हैं, रोज़ 100 से ज़्यादा करीब वीक्स टुगेदर अगर बाल आते हैं, तो फिर वो चिंता की विषय होती है। तो वो हम हेयर फॉल का प्रॉब्लम क्लिनिकली हम उसको मानते हैं। फिर उसके लिए हम देखते हैं कि क्या कारण था हेयर फॉल। यूजुअली प्राइमरली महिलाओं में होता है ये हेयर फॉल वाला इशू। जो बॉल्डनेस है वो क्या होता है कि उसमें प्रोग्रेसिवली स्लोली ओवर ईयर्स स्लो मोटा बाल पतला और पतला और पतला होकर निकल जाता है। तो बॉल्डनेस जो है वो गंजापन जो मेल हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है वो प्राइमरली मेल्स में होता है, और जो हेयर फॉल जो गुच्छे गुच्छे बाल आते हैं हाथ में या कंघी में वो प्राइमरली महिलाओं में होता है। सो दो हेयर फॉल का जो है ना, आपने वो टॉपिक हेयर फॉल से शुरू करी है जी, तो अगर वैसे नॉर्मली जो है ऑर्गेनिकली 50 to 100 हेयर रोज़ हमारे झड़ते हैं, क्योंकि हमारे सारे बाल जो साइक्लिकली ग्रो करते हैं, थोड़ी देर का रेस्ट करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उस रूट से फिर नया एक बाल आता है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। तो करीब 50 to 100 रोज़ गिरते ही हैं नॉर्मली। बट जब जैसे मैंने बोला कि 100 से ज़्यादा हो और कंटिन्यूसली बहुत दिनों तक हो, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर इतने सारे बाल झड़ रहे हैं तो उसका ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। कारण बहुत कुछ हो सकता है। तो उसमें लैक ऑफ स्लीप से लेके कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से लेके, कोविड से लेके, पोस्ट प्रेगनेंसी से लेके, रैपिड वेट लॉस से लेके, कोई ना कोई यूजुअली आइडेंटिफाइबल एक कॉज मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से अराउंड 95% केसेस में हमको कारण पता ही चल जाता है, और देन वी ट्रीट दैट। जैसे ही एक इंसल्ट होती है बॉडी को, एक स्ट्रेस होता है किसी भी कारण की स्ट्रेस, और अगर उस स्ट्रेस को आपने मैनेज किया, जैसे एग्जाम्पल हम उसको लेते हैं कोविड जैसे होता है, बॉडी को एकदम बड़ा सा झटका होता है, उसमें पूरी की पूरी स्ट्रेस होती है। तो बॉडी क्या करती है, अपनी एनर्जी को कंजर्व करती है। तो बालों के रूट को एनर्जी सप्लाई नहीं होता। एनर्जी मतलब उसके अंदर प्रोटीन भी है, न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हेयर जो है चूँकि उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो टेम्परेली सेड हो जाता है। फिर जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर से दोबारा बॉडी में ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, सारे बाकी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शन नॉर्मल हो जाती है, और बॉडी श्योर हो जाता है कि ठीक है अब हम बालों को फिर से सप्लाई कर सकते हैं। तो फिर 3-4 महीने के बाद बाल फिर से धीरे धीरे आने शुरू होते हैं। तो ये इसको टेलोजन एफ्लुवियम करके हम बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर से मैंने ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आइडेंटिफाइबल कॉज होते हैं, उनको आप ट्रीट कर सकते हैं 95% केसेस में। सम केसेस में बड़ा मुश्किल है। मेडिकल साइंस इतना भगवान ने शरीर बनाया, उसके हर चीज़ 100% मेडिकल साइंस को भी पता भी नहीं है। तो ये हो गया हेयर फॉल वाला जो पॉइंट आपने बताया, जो प्राइमरली महिलाओं के होता है। डेफिनेटली अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे जो खाली हेयर का ट्रीटमेंट करते हैं, प्राइमरली डर्मेटोलॉजिस्ट इसके मास्टर होते हैं, और आपको दे विल फाइंड द प्रॉब्लम, गिव यू द आंसर, एंड यू कैन फिक्स इट। आप इसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप, जैसा कि आपने कहा कि इसके लिए अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, और नेकी और पूछ हमारे पास दो मशहूर डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर अरिका, हेयर ट्रांसप्लांट की जो तकनीक है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर उसका ABC समझना हो तो थोड़ा सा अगर आप दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर पाएँ।
जी हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, मैं ये बोलूँगी, बट सर्जरी बहुत ही सेफ़ है और वो स्किन के ऊपरी सतह पे ही रहती है, यानी स्किन और उसके नीचे जो टिश्यूज़ हैं ऊपरी सतह तक ही लिमिटेड रहती है। इस वजह से इसमें कोई बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क कम है, बॉडी के लिए काफ़ी सेफ़ है और सबसे बड़ी बात ये एक सक्सेसफुल सर्जरी है। यानी कि जैसे आप हम हर बॉडी की सर्जरी में मानते हैं कि सक्सेस रेट वेरिएबल होता है, पर इसमें मैं बोलूँगी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर बालों को ठीक से प्लांट किया जाए, जो एरिया बॉल्ड है अगर उसमें बालों को ठीक से प्लांट किया जाए तो उसका सर्वाइवल होगा ही होगा और इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। तो इसकी जो प्रिंसिपल पे आते हैं हम, प्रिंसिपल ये है कि जो पुरुषों में जो गंजापन होता है जिसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोला जाता है, वो हमारे फ्रंट, मिड या क्राउन इन 3 एरियाज़ को अफेक्ट करता है और पीछे और साइड्स के बालों को अफेक्ट नहीं करता। आपने देखा होगा जो एक्सट्रीम बॉल्डनेस को पहुंच चुके हैं, यानी कि ग्रेड 6 ग्रेड 7 बॉल्डनेस पर पहुंच चुके हैं, उनके पीछे और साइड्स के बाल फिर भी रिटेन्ड रहते हैं, यानी पूरी तरह से घने रहते हैं। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक निकाली गई कि हम पीछे से बाल इस तरीके से लेंगे कि पता ना चले पीछे से लिए हैं और उन बालों को इस पूरे एरिया में ऐसे इस तरीके से लगाएंगे कि ऐसे लगे कि ये बाल कभी झड़े ही नहीं थे। तो इसी टेक्निक को हम हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अब जो ये बॉल्डनेस है या गंजापन है, ये फ्रंट से शुरू हो सकता है और मिड और क्राउन बचे हो सकते हैं, या फिर क्राउन से शुरू हो सकता है जिसमें कि फ्रंट और ये मिड बचे हुए हों, या फिर ऑल द 3 एरियाज़ कैन बी अफेक्टेड एक साथ। तो जब अगर तीनों एरियाज़ एक साथ अफेक्टेड होते हैं तो वो एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो ये सर्जरी है इसको करने में 1 दिन लगता है, अगर हमारा आधा के करीब या 1/3 एरिया हमको कवर करना है। पर अगर पूरा एरिया कवर करना है तो हमको 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं और उस केस में हम पीछे से नहीं, केवल दाढ़ी के बाल या चेस्ट के बाल भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं महिलाओं पर। महिलाओं में जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो उसकी जो परसेंटेज है कम की जाती है, क्योंकि उनका जो हेयर लॉस है वो अन्य कारणों से होता है, जैसे थायराइड की कमी या आयरन की कमी या एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो वो सब कारण होते हैं फीमेल में बालों के झड़ने का, और फीमेल्स में गंजेपन की समस्या भी कम होती है। तो अगर फीमेल्स के ये जो पार्टिंग एरिया है जहाँ हम मांग निकालते हैं वो एरिया बहुत ज़्यादा खाली हो गया, तब हम उनमें सर्जरी कर सकते हैं। या फिर किसी फीमेल को कोई गंजेपन की या हेयर लॉस की समस्या ही नहीं है पर माथा बहुत बड़ा है, तो माथा नीचे करने के लिए हम हेयर लाइन नीचे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इन 2 सिचुएशंस में फीमेल्स में भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर रिका, लेकिन क्या इसके कोई डॉक्टर प्रदीप कोई साइड इफेक्ट भी हैं, क्योंकि लोग डरते हैं ऐसी बड़ी सर्जरीज करवाने से? एकदम साइड इफ़ेक्ट एक्चुअली एकदम है। अगर आपने क्वालिफाइड, इंटेलिजेंट लोग, स्किल्ड, खाली क्वालिफिकेशन से नहीं होता, स्किल का मतलब है कि आपने उसी काम को कर करके आपके उंगलियों में, आपके मस्तिष्क में, आपके मसल में मेमोरी बन गया, उसको स्किल बोलते हैं। तो एक फार्मूला है कि अगर 10,000 घंटा किसी काम में कोई करे तो उसके अंदर वो स्किल हो जाता है कि ही बिकम्स ए मास्टर ऑफ दैट। तो कोई 1 पॉइंटेड अगर फोकस होकर एक ही काम करे, जैसे हम लोग डर्माटोलॉजिस्ट हैं, आपने बताया कि हम लोग एम्स से पढ़े हुए हैं, हम डर्माटोलॉजी की हमारी डिग्री है, बट हमने 2010 में डिसाइड करा कि हमने खाली हेयर ही करेंगे, बाकी की स्किन के जो बाकी प्रैक्टिसेस हम नहीं करेंगे, ताकि हमारी पूरी की पूरी एनर्जी, हम दोनों की एनर्जी एक ही चीज़ पे जाए और हमारी स्किल डेवलपमेंट हो। 1 पॉइंटेड फोकस का जो स्किल है, तो अगर कोई क्वालिफिकेशन है, उसको पता है सेफ्टी क्या होती है, सारे ऑर्गन्स की नॉलेज है, फार्मा को दवाइयों की पूरे ज्ञान हो, सेफ्टी लिमिट्स का पूरा नॉलेज हो, पूरा पैथोजेनेसिस ऑफ बॉल्डनेस का नॉलेज हो, उसके बाद स्किल हो करने का 1 पॉइंटेड फोकस का, तब उनके हाथ में द चांसेस ऑफ रिस्क इज क्लोज टू 0। बट अगर कोई अनक्वालिफाइड इसको देखते आ रही क्या है, तो जैसे धान को उठा के लगाने वाली चीज़ है, बहुत सारे जगह पे टेक्नीशियंस सैलून में काम हो रहे हैं, खाली इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, टर्की में सबसे ज़्यादा होता है सब काम। तो वहाँ क्वालिफाइड लोग नहीं होते, क्वालिफिकेशन है तो स्किल नहीं होता। क्वालिफिकेशन स्किल दोनों थोड़ा डिफरेंस है, इसका आपको मैंने समझाया। खाली ड्राइविंग लाइसेंस होने से नहीं होता, ड्राइविंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो वैसे क्वालिफिकेशन के साथ आपको स्किल भी होना चाहिए, 1 पॉइंटेड फोकस। तो अगर वो नहीं है देन आपको मतलब वो पूरा का पूरा जो रिस्क का जो है पूरा का एक स्पेक्ट्रम है, तो आपके ग्राफ्ट डैमेज होंगे, आपके बाल मर जाएंगे, आपने निकाल के लगा तो दिया, उगे ही नहीं, तो आपके मतलब परमानेंट लॉस हो गया। तो स्किन नेक्रोसिस हो जाएगी, ऐसा गड्ढा बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप कभी रिपेयर नहीं कर सकते, और एक्सट्रीम तक दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकती है। और भी कुछ आपने कभी पिछले 5-6 साल में
कुछ डेथ के केसेस भी हुए हैं, चाहे हैदराबाद हो, चाहे पाकिस्तान हो, टर्की हो, यूएसए में भी हुआ है ऐसे बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल यही था, क्या इससे मौत भी हो सकती है? क्योंकि लोग डरते हैं और वो उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एकदम एकदम रंजना, हेयर ट्रांसप्लांट से पर से डेथ होने के चांसेस बहुत कम है, बट जो रिएक्शन है, दवाइयों के रिएक्शन, जो मान के चलो किसी को किसी एक दवाई से रिएक्शन है और उसकी हिस्ट्री ली नहीं गई, उसके स्क्रीनिंग के सवाल पूछे नहीं गए, या जो कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ एलर्जी हो सकती है। वो एलर्जी आपको पता है कि जिसको जिस चीज़ से एलर्जी होती है, छोटे से डोज से ही उसको पूरे बॉडी में पूरा एलर्जी निकल के आती है। एलर्जी खाली चेहरे पे, हाथ पे सूजन जैसा नहीं, कई बार गला सूज जाता है, गला ही बंद हो गया तो फिर तो सांस रुक गई, एनाफिलैक्सिस बोलते हैं उसको। तो ये पूरी की पूरी आपको ये सुपरफिशियल है जैसे डॉक्टर आरिका ने समझाया, बट इसके अंदर पूरी बहुत गहरी साइंस है, दवाइयों की साइंस है, पूरी आपकी ऑर्गन की साइंस है। तो अगर वो सब, अगर आपने ऐसा कोई सेंटर चुना जिसमें क्वालिफाइड लोग हैं, खाली ही काम करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है फॉर डिकेड्स टुगेदर, और आपको पास एक्सेस है उनको पूरा रिव्यू करने का, तब तो रिस्क क्लोज टू जीरो है। मतलब 100% मैं बोलूँगा कि उसमें चांस कुछ है ही नहीं। एक दूसरा टाइप का रिस्क जो है एस्थेटिक रिस्क है। अगर किसी को बाल को मूव करना आता है कि पीछे से निकल के आगे लगा दे, वो साइंस डॉक्टर आरिका ने समझाया, बट जो उसके जो मेन जो चीज़ है, जो मेरे हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, वो है कि आर्टिस्ट्री। कोई दुनिया में कोई दो चेहरा एक जैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे ये चेहरे के सारे एलिमेंट्स, नाक, कान, चिन, आईब्रोज से लेके हमारे बोन एंड हमारे आई जो हेयर लाइन की जो पोजीशनिंग है, पूरी की पूरी भगवान ने कस्टमाइज करके हर किसी को एक कस्टमाइज आर्ट पीस हम सबको दिया हुआ है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में अगर आपके अंदर वो आर्टिस्टिक फीलिंग्स नहीं है, तो आप शायद बाल तो उगा लोगे, बट वो आर्टिस्टिक नहीं होगा। तो बहुत ही वो एक बड़ा कॉस्मेटिक कॉम्प्लिकेशन होता है। हम लोग अभी ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई पेशेंट आता है ऑल ओवर वर्ल्ड से, ये कॉस्मेटिक करेक्शन वो भी एक बड़ा रिस्क है, जो कि लोग रिपेंट करते हैं कि क्यों उन्होंने बाल करवाया, फिर वो करेक्टिव करवाते हैं। हमको बड़ा दुख होता है उसको देख के। डॉक्टर आरिका, क्या पूरी तरीके से अगर आप गंजे हैं, यानी कि पूरे बाल चले गए, तो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? जी नहीं, अगर पीछे के बाल भी जा चुके हैं, ठीक है, एक कंडीशन होती है एलोपेशिया टोटालिस और यूनिवर्सालिस, उन कंडीशन में पीछे के बाल भी चले जाते हैं, तो उनमें सर्जरी नहीं की जा सकती। तो ये एक्चुअली सवाल जो पूछ रहे हैं कि अगर ग्रेड 7 ग्रेड 8 वाला बोलने से, जैसे कि हमने वो अलग पूछ रहे हैं कि उनके सारे ही बाल चले गए, यानी पीछे के भी चले गए, वो पूछ रहे हैं। हाँ, वो रंजना, अगर हम वही वाला रेफर आप कर रहे हैं कि उसको एलोपेशिया या यूनिवर्सलिस करके बोलते हैं, वो एक अलग कंडीशन है, वो गंजापन नहीं है, वो उसमें तो डेफिनेटली बाल ही नहीं है तो नहीं लगा सकते। बट जो एक्सट्रीम केस ऑफ बॉल्डनेस, जैसे आपने अनूप जलोटा का ले लीजिए, कल शाम को बोनी कपूर जी आए थे हमारे पास, उनको लग रहा था कि ट्रांसफर हो ही नहीं सकता क्योंकि उनका बहुत ही एडवांस था। बट हमने सक्सेसफुली हमने किया। और मैं कहूँगा कि अगर आप हमारे केसेस को स्टडी करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर वर्ल्ड, यूएसए से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, जिनको बाकी सारे दुनिया के बाकी क्लिनिक्स मना करते हैं आपका नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, तो सबको हमने किया है। उन लोगों ने हमारे बारे में लिखा, इसलिए शायद आपने आज हमको बुलाया हमारा काम देख के। डॉक्टर साहब, लेकिन एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और जब भी कहीं भी कुछ काम करते हैं तो पैसे के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। अगर आप बता पाएं कि ऑन एन एवरेज कितना खर्च आ जाता होगा इसमें, इस ट्रीटमेंट में? ये एक्चुअली बड़ा, ये एक जैसे मैंने बताया कि आर्ट वर्क है। जो जिस काम को करेगा धीरे धीरे उसमें उसकी एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद उसकी फाइननेस बढ़ जाएगी, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, देन ही विल पुट अ प्राइस टू दैट, अपना खुद का प्राइस एक लगाएगा। बट ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्राइस बड़ा कम्पिटिटिव है। डिपेंड करता है कि कौन सा कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट है, आधा दिन का काम है कि एक दिन का काम है। कई बार जैसे हमने अनूप जी का 3 दिन किया, रवि शास्त्री का हमने आई थिंक 2 दिन किया, मोहम्मद सामी का करीब 2 दिन किया। मिनिमम से अगर हम शुरुआत करनी हो तो क्या रेंज? मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज जो कम्पिटिटिव प्राइस है 1.5-2 लाख से शुरू होता है। अच्छा, हाँ, वो मतलब अफोर्डेबल रेंज में बोलूँगा। लेकिन अगर आप लोगों ने उससे कम में कहीं होता है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर कोई सस्ते में कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि सस्ते में क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी कटिंग हो रही है सेफ्टी की, क्वालिटी की, और आपकी कंप्रोमाइज आप कर रहे हैं। तो बट सर्जरी करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए, आपको बहुत सारे क्लिनिक जाना चाहिए, आपको उनसे मिलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आपको अपने पुराने पेशेंट के सारे लिस्ट दीजिए ताकि उनसे हम बात करें जी। 1 साल मिनिमम रिसर्च करना चाहिए टू जंप। पैसा आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, जोग्राफिकली लोकेशन कि मेरे घर के बगल में, वो दोनों क्राइटेरिया आपका नहीं होना चाहिए। सर्जरी करने से पहले आपको रिसर्च करना चाहिए। हो सकता है आपके
घर के बगल में भी सेंटर हो सकता है कहीं आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, ये तो बड़ा सवाल हो गया। ऐड करना जी, चाहूँगी। जी। जैसे उन्होंने बताया कि रेक्विजिट्स प्री रेक्विजिट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक आपको सिलेक्ट करने से पहले आपको डॉक्टर की डिग्री क्वालिफिकेशन चेक करनी है कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सुपरविजन में हो। फिर उनका स्किल, उनको उसको करने की जो कला है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, उसमें महारत हासिल हो। दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वो क्लिनिक का जो सेटअप है वो कैसा है, वो पूरा हाइजीनिक साफ़ सुथरा है, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम होने चाहिए। चौथा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, वो क्लिनिक ने टेक्नोलॉजी ऑफ मैग्निफिकेशन और इल्यूमिनेशन, यानी कि उसको माइक्रोस्कोपिकली बड़ा करके देखना और किस क्वालिटी ऑफ लाइटनिंग में वो ऑपरेट कर रहे हैं, इससे एक्यूरेसी ऑफ सर्जरी बढ़ती है। पांचवा, जो उनकी टीम है, बिकॉज ये जो सर्जरी है बहुत लेबोरियस होती है, सिर्फ डॉक्टर अकेले नहीं, एक एक्सपर्ट टीम होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा उनका जो एक्सपीरियंस है टीम का, यानी कि वो जो पिछले 10-15 साल से जो केसेस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म फॉलोअप्स भी हमको देखने चाहिए। कुछ ऐसे पेशेंट जिनकी सर्जरी 4 या 5 साल पहले हुई हो, उनकी आज की डेट में क्या परिस्थिति है। और फिर लास्ट में आ जाते हैं फाइन इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं एक्सट्रैक्शन इम्प्लांटेशन में, वो बहुत ही अच्छे उम्दा क्वालिटी के होंगे तो निशान नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग दाढ़ी से बहुत सारे बाल निकालते हैं तो दाढ़ी पे फिर भी निशान नहीं आता। तो अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है एक्सट्रैक्शन में, अगर वो काफ़ी उम्दा क्वालिटी का है तो वो भी उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। एक और सवाल डॉक्टर प्रदीप ये भी है कि इसकी लाइफ कितनी होती है, कितना ये चलेगा, क्या टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है? यस, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। एक्चुअली हम लोग 2010 से खाली हेयर कर रहे हैं और हमने इतने दिनों से इसका इवोल्यूशन देखा और हमारी फॉलोअप 2010-11 के पेशेंट को हम फॉलोअप भी करें और ऑफकोर्स ऑल ओवर वर्ल्ड के बाकी जो डॉक्टर्स उनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती है। और मैं और डॉक्टर आरिका 2 वर्ल्ड के बड़े कॉन्फ्रेंस के साइंटिफिक डायरेक्टर भी रहे, तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज पूरा दुनिया से होती है। तो हम इसको परमानेंट हेयर ट्रांसप्लांट या परमानेंट रिजल्ट अगर टेक्निकली बोलेंगे सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान के जो पीछे है सो कॉल्ड परमानेंट जो पीछे है वो इतना परमानेंट नहीं है। हो सकता है कि 5-10% उसमें थिनिंग होने की चांसेस है और एज रिलेटेड थिंग तो होता ही है। तो हम इसको लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं। अगर कोई किसी की गंजापन जो है बहुत जल्दी शुरू हुआ, अर्ली एज पे 19-20 में शुरू हुआ, फैमिली में हिस्ट्री है कि बहुत तेज़ी से बाल चले जाते हैं और वो 19 में शुरू हुआ, करीब 20-25 साल तक काफ़ी निकल गया, उसका मतलब जो डोनर है वो भी अफेक्टेड होगा। उसका मतलब जो उसके जो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आएंगे, ट्रांसप्लांटेड हेयर जो है हो सकता है कि 10-15 साल में काफ़ी पतले हो जाएंगे। बट अगर किसी के बॉल्डनेस मान के चले कि वो 30 के बाद या 35 में शुरू हुआ और इतना ज़्यादा बॉल्ड हुआ नहीं है, पूरा का पूरा जो ग्रेड 7 जो बोनी कपूर वाला स्टेज पे नहीं गया हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं उसके लंबा रहने का मतलब एटलीस्ट 2 डिकेड्स लाइक 20 ईयर 30 ईयर रहने का ज़्यादा चांस है। तो जब हम किसी केस को देखते हैं और उसकी हिस्ट्री देखते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं और उससे हमको समझ में आ जाता है कि इसमें क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बोलेंगे परमानेंट हेयर ट्रांसप्लांट, टेक्निकली रॉन्ग है, हम इसको लॉन्ग लास्टिंग बोल सकते हैं। और बट नॉलेज डॉक्टर को होना चाहिए और वो नॉलेज एग्जैक्टली ट्रांसफर होना चाहिए पेशेंट को कि देखिए कि आपका ये जो ट्रांसप्लांट होंगे, कभी कभी दवाई की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसप्लांटेड बालों को भी दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब अगर ठीक से समझाया जाए तब जाके वो एक हैप्पी पेशेंट को एक्सपीरियंस होता है। अदरवाइज ये पूरा वाटर टाइट लाइन नहीं है कि भाई ये पूरा परमानेंट हेयर है और कभी जाने वाला नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। डॉक्टर आरिका, एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में ये भी उठता है कि अगर हम ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो क्या हमारी याददाश्त पर असर पड़ेगा, क्या हम भूलने की जो बीमारी याददाश्त चली जाएगी? ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा रंजना आपने, क्योंकि जो मेरे पास ये भी सवाल आते हैं कि हमें माइग्रेन की समस्या है या सर दर्द की समस्या है या ब्रेन पे इस पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो आपको समझना होगा कि ब्रेन के बाहर हमारी एक बोन होती है, स्कल बोन। स्कल बोन और स्किन के बीच में 6 लेयर्स होती हैं। तो जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो केवल ऊपरी 2 परतों तक ही लिमिटेड है, यानी कि बाल जो उसकी जड़ जो कि स्किन के नीचे 2 से 4 मिलीमीटर डेप्थ पर होती है, वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जहाँ बाल की रूट इम्प्लांट होती है उसके नीचे भी 4 लेयर्स हैं। उन 4 लेयर्स के नीचे बोन है और उस बोन के अंदर में ब्रेन है। तो ना तो इससे कोई हेडेक की समस्या, माइग्रेन की समस्या या ब्रेन में किसी भी तरीके का आप डैमेज आप एक्सपेक्ट ना करिए। ये सर्जरी उस पर्टिकुलर रवैये से कम्प्लीटली सेफ है। जी बिल्कुल, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये सब
जो मिथ्स हैं, लोगों के जहन में जो डर हैं, क्योंकि कई दफ़ा तो ऐसा होता है डॉक्टर्स की लोग चाहते हैं कि वो करवाएं ये ट्रीटमेंट, पैसा भी बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन ये मिथ ही होते हैं जो उनको डरा के रखते हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि दो मशहूर डॉक्टर्स को बुलाया जाए स्टूडियो में और इन तमाम सवालों के जो लोगों के जहन में उठते हैं उनके जवाब लिए जाएँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और एकदम सरल भाषा में इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू रंजना। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो सबसे कॉमन समस्या है हेयर फॉल की, उसको लेकर जो डर आपके जहन में था वो हमने दूर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपने ये सब ध्यान से सुना होगा और आपकी अगर नीड होगी तो आप इन तमाम ट्रीटमेंट्स को लेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन के साथ बने रहिए।